जाबिर, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान हिंदी में स्वागत करता हूं। थैंक यू यशवंत भाई, आई एम ग्लैड टू बी हियर। और आपको बधाई भी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपका जो सपना था जेएनयू का पार्ट बनने का, जेएनयू में एडमिशन लेने का, आपका वो सपना पूरा हुआ। शुक्रिया। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लोग जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएनयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो तैयारी कैसे करें और उनको एडमिशन क्यों लेना चाहिए। तो जाबिर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, जो भारत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और हर यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो स्टूडेंट को इन सब यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 में जेएनयू को क्यों रखना चाहिए या फिर रखते क्यों हैं स्टूडेंट्स? देखिए हर्षद भाई, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज की पढ़ाई है ना, वो कुछ अच्छी होती है, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के बिलमुकाबिल जो इंडिया में है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हर बच्चा पढ़ सकते हैं, है ना। वहाँ पे जो आपका फी लेवल बहुत कम है, चाहे आपका वो सेमेस्टर का हो या किसी और मतलब आपका हॉस्टल फीस हो जो है कि टेस्ट फी हो, हॉस्टल फी हो, बहुत कम है। इसलिए हर बच्चा को चाहिए कि वो जितना हो सके वहाँ जाने की कोशिश करे, है ना। तो यही मेरी सबसे गुजारिश रहेगी। तो जेएनयू में अब हम उसके एंट्रेंस की बात कर लेते हैं, तो कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का। क्वेश्चन कितना होता है? 100 नंबर का होता है और वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग तक कोई तस्वुर नहीं है। जब हम सिलेबस पे बात करेंगे उससे पहले एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा, जो पहले जो जेएनयू का सिस्टम था क्लस्टर वाइज, फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर, क्या अभी भी वही सिस्टम है या फिर अभी क्लस्टर हटा के सारे सब्जेक्ट का एक ही मतलब कॉमन एंट्रेंस कर दिया है? अब सब कॉमन कर दिया है, ठीक है। आप जो शायद 10 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उन 10 लैंग्वेजेस में आप मिनिमम 1 लैंग्वेज एंड मैक्सिमम आप 2 एंड 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, जैसा आपने कहा 1 से लेके 3 लैंग्वेज चूज़ करने का एक समय में हमारे पास ऑप्शन होता है, और जबकि अगर हम फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स की बात करें तो 8 से 10 लैंग्वेज जेएनयू में है। तो कॉमन एंट्रेंस में क्या 10 लैंग्वेज के लिए हमें तैयारी करनी होगी या फिर जो 3 सब्जेक्ट हम चुन रहे हैं उन 3 की तैयारी करनी होगी? यही बात खास है जेनू की कि आप चाहे 1 लैंग्वेज ले या 2 या 3, ठीक है, आप जितने भी लैंग्वेज लें, आपको वहाँ का जो एक मतलब टेस्ट का लैंग्वेज है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, वो सब लैंग्वेज के बारे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपने जो चूज किया है आपका, चाहे वो फर्स्ट चॉइस हो या सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस, जिस लेवल से आपका नंबर आएगा उस लेवल से आपको मतलब मिल जाएगा। लेकिन तैयारी के वक्त आपको हर लैंग्वेज के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। हम सिलेबस से बात कर लेते हैं, तो 100 नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस देखते हैं तो? देखिए वहाँ पे आपका जो ये है रीजनिंग भी पूछते हैं 10 नंबर का, आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश है, और आपका जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, और आपका ये सब मतलब मिला जुला के 100 पूरा देते, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 नंबर का ही आपको रीजनिंग पूछेगा, चाहे 5 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है, 8 नंबर का पूछ सकता है। कभी आपका जनरल नॉलेज हो सकता है कि आपका 60 पूछ ले, ठीक है, और तो उसका कोई ये नहीं है कि हाँ आपको इतना ही मतलब 3 पॉइंट पूछेगा, ये कोई खास नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज का जो जिस कंट्री का लैंग्वेज है उससे रिगार्डिंग किस टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब कहाँ का लैंग्वेज बोला जाता है फिर, या इस टाइप की हिस्ट्री वगैरह से रिगार्डिंग कुछ? सपोज मान लीजिए कि आपके अरबिक है, ठीक है, तो अरबिक मतलब किस किस कंट्रीज में बोली जाती है, ठीक है, तो उस कंट्रीज के बारे में आपको ब्रीफ जानकारी हासिल करनी होगी, ठीक है। वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ करंट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और वहाँ का जो एक पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, वो कब आज़ाद हुआ, वहाँ का वो नेबरिंग कंट्रीज क्या है, और मतलब वहाँ कितने लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो यही सब, और वहाँ पे मतलब फेमस मोन्यूमेंट क्या है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट क्या है, अगर कुछ आपके फेमस इवेंट हुए हैं आपकी हिस्ट्री में तो सब आपको पूछेंगे। फिर कब वो आज़ाद हुआ, यानी किस
कंट्री से मतलब उसने आज़ादी हासिल की। तो ये सब आपको जो ब्रीफ जानकारी होती है ना, आपको सारी जानकारी हासिल करनी है। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो जिस लैंग्वेज या फिर जो भी कंट्री में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसकी करंट हिस्ट्री और एंशियंट मॉडर्न सारी हिस्ट्री पूछी जाती है। जी जी बिल्कुल। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जाती है। जी बिल्कुल, इंडिया का तो पूछा है, इसमें कोई शक नहीं है, अपनी कंट्री है भाई। अच्छा जावेद तो भाई, यहाँ की जो आप मुझे बेसिक ये क्वेश्चन है बताइए जो आपका तैयारी करने का स्ट्रेटजी क्या था? जी मैंने जब तैयारी किया था ना, तो मेरे पास 2 गाइड था, ठीक है। एक आपका आर.के. गुप्ता का गाइड आता है और एक आपका स्प्लेंडिड। तो स्प्लेंडिड तो बहुत पुराना मतलब ये हो चुका है, बहुत 2010 में वो मतलब प्रिंट किया गया था, ठीक है। तो इन दोनों किताब में आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसका आपको एक ये मिल जाएगा एक्सपीरियंस का, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और मुझे किस तरह का क्वेश्चन मतलब पढ़ना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन मुझे अपना नोट्स में शामिल करना चाहिए, ठीक है। और मैंने खुद अपना नोट्स बनाया था खुद से, हर एक कंट्रीज वाइज। और मेरे पास मैं कुछ ग्रुप से जुड़ गया था, तो उससे हम लोग कभी कभी मतलब ग्रुप में टॉकिंग और एक बातचीत में भी सवाल जब हम लोग पूछा करते थे। जावेद साहब, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, जब स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं जेएनयू के लिए ख़ास तौर पर, तो वो कंफ्यूज होते हैं। जैसे 10 लैंग्वेजेस है, एक टाइम में उसको 3 ही सिलेक्ट करना है, तो 1 ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस में किस किस को रखे, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो आप एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसको ज़्यादा रखना चाहिए? चॉइस होता है, ठीक है। जब मैंने रखा था तो मैं जो मेरी लैंग्वेज थी वो जर्मन थी और थर्ड वो अरबिक थी। तो सबका अपना मजाज होता है कि किसको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो किसी को मतलब अरबिक अच्छी लगती है तो अरबिक फर्स्ट में रखते हैं, किसी को जर्मन अच्छी लगती है तो जर्मन को फर्स्ट में रखते हैं, किसी को आपका स्पेनिश, किसी को आपका जो पर्शियन है उसको अच्छे लगते हैं तो वो रखते हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस के एतबार से ये मतलब ये करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट मतलब फॉर्म डालने के वक्त या फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के वक्त ये देखते हैं कि किस लैंग्वेज का स्कोप कितना ज़्यादा है। तो और स्कोप की हम बात करें तो किस लैंग्वेज की ज़्यादा स्कोप है? स्कोप की जहाँ तक बात है वो तो आपकी कुछ लैंग्वेज है, जैसे आपके चाइनीज, जापानीज, आपका कोरियन, जर्मन, फ्रेंच, तो ये सब का जो स्कोप है हमेशा मतलब टॉप रहता है ना, हाई रहता है। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ख़ास तौर से जेएनयू के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, तो उन्हें जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसा आपने बताया अलग अलग डिवाइड करके, तो किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसको? जेएनयू की जहाँ तक बात है ना टेस्ट की, तो वहाँ का सवाल कुछ अजीब होता है, यानी कि हर साल अलग अलग सवाल पूछ लेता है, ठीक है। यानी जरूरी नहीं कि अगर आपको 50 नंबर का आपको ये पूछता है मतलब जनरल नॉलेज, तो जरूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट ईयर वही पूछेगा। हो सकता है कि आपको 60 पूछ ले, 70 पूछ ले, और आपको जहाँ तक रीजनिंग और जो चीज़ है वो आपको बहुत कम पूछ ले, ठीक है। तो चाहिए कि स्टूडेंट को जो असल में चाहते हैं कि हम मतलब मेरा जेएनयू में एडमिशन हो जाए, जिसका पैशन हो, तो उसको चाहिए कि दिन रात मेहनत करके हर पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग करे और अपना ख्वाब पूरा करे। ओके, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल, उन्हें आप स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप खुद अपना टाइम बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। और खुद से अपना नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करें, ठीक है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उसको देखते रहें कि मतलब किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टाइप से आप नेट में सर्च करें, उसको खुद अपने कॉपी में अपने नोट्स में शामिल करें, और इस तरह से आप उसको रिवाइज करते रहें जब तक आपका टेस्ट करीब ना आ जाए। तो जावेद साहब एक बात बताइए, मेरे मतलब जानकारी में एक बात आई है या मैंने पता किया इसका, लेकिन बात मुझे पूरी समझ नहीं आई। जो जेएनयू में एक कॉन्सेप्ट चला रहा है फ्रेशर का एंड ड्रॉपर का, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी ये कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए ड्रॉपर और फ्रेशर, मान लीजिए किसी ने आपका 2021 में क्या किया, 12th पास किया, और किसी ने 2020 में पास किया। तो
जो 2 साल करंट में जिसने पास किया ना, तो इसको शुमार किया जाएगा आपके फ्रेशर में, और जो फ्रेशर होगा उसके लिए आपका 80% से रिजर्व रहता है, ठीक है। और जहां तक ड्रॉपर की बात है, तो ड्रॉपर 2 साल पीछे आ जाइए आप, ठीक है। जैसे 2019, 18, तो जितने पीछे आएंगे अपना, तो उसको शुमार किया जाएगा ड्रॉपर में। तो इन लोगों के लिए बहुत कम मतलब सीट रहती है, जैसे 20%। ड्रॉपर के लिए जेट में शायद ओनली 20% से रिजर्व है। तो बनिस्बत जो फ्रेशर है, जो आपका ड्रॉपर है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए कि उनको ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। मान लीजिए अगर मुझे 75 नंबर अगर मेरा सिलेक्शन होता है, तो जो ड्रॉपर है उसको कम से कम 82-83% मतलब नंबर लाना पड़ेगा। अच्छा, कट ऑफ इस बार का बताइए, कट ऑफ किस तरह का था इस बार? कट ऑफ तो भाई इस साल बहुत हाई चला गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि हर साल के एतबार से इस साल कट ऑफ बहुत हाई था, ठीक है। मान लीजिए कि इस साल जो अरबी की कट ऑफ था ना, हर साल आप शायद मतलब मुझसे मैंने जब एग्जाम दिया था, तो उससे पिछले साल शायद 63 ये था कट ऑफ था, लेकिन इस साल जो आपका है ना, वो चला गया था शायद 68, यानी डायरेक्ट 5 नंबर ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग का फ्रेंच में 75 कट ऑफ था, तो इस साल तो कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। अब पता नहीं इस साल क्या होगा। स्टूडेंट इस साल बहुत ज्यादा मतलब अपियर हुए थे एग्जाम में, तो उस हिसाब से कट ऑफ हाई चला गया। हो सकता है कि इस साल भी कट ऑफ हाई जाए, इसलिए मतलब तो बच्चों को जो चाहे लोग भी कि ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो इनका मिशन है जेएनयू एडमिशन लेना, उन्हें हाइपर नहीं होना है, बल्कि कूल और काम होकर अपने मतलब मिशन पे फोकस करना है, पढ़ाई फोकस करना है, ठीक है, जितना हो सके उसको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ जो सारी जानकारी वीडियो में आ गई, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जाबिर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच हशमत भाई।